नमस्कार साथियों, आप सबों के बीच फिर से आज 2 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स को लेकर तैयार हैं। और ये आपका करंट अफेयर्स यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट या स्टेट पुलिस और फिर इस प्रकार के जितने भी एग्जाम होते हैं सबों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और अपने जीके को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो आइए देखते हैं आज के जीके का, आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक। तो इसमें से जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का प्रमुख बिंदु है, सबसे पहला टॉपिक में हम राज्य व्यवस्था को लिए। चूँकि आप जान रहे हैं प्रत्येक दिन हम लगभग कम से कम 10 टॉपिक पर बात करते हैं, ज़्यादा ही हो जाता है, आज लगभग 12 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक जो है वो है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से लिए हुए हैं। तो इसमें कह रहा है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री को दी अंतरिम जमानत। तो इससे संबंधित जितने भी पॉइंट आएंगे हम सबों को देखेंगे। तो क्या हुआ, 31 अक्टूबर को राज्य कौशल विकास निगम घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव, इसमें 2 क्वेश्चन आपका आ सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू। आदेश किसने सुनाया? तो न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने। मोतियाबिंद सर्जरी सहित उनके इलाज के लिए 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत दी हुई। तो जब जमानत की बात हुई तो हम देख लेते हैं भारत में जमानत कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पहला जमानत का प्रकार है वो है अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत में कुछ समय के लिए जमानत दी जाती है या किसी भी आवेदन की प्रेसिडेंसी के दौरान अदालत को दी जाती है। यह जमानत तब तक दी जाती है जब तक कि नियमित या एंटीऑप्टरी जमानत के लिए आवेदन कोर्ट के सामने लंबित नहीं होता है। मतलब अगर आपके पास किसी भी प्रकार का आवेदन लंबित नहीं है जमानत के लिए, तब इस प्रकार का दिया जाता है। यहाँ गौर मतलब है, यह कुछ शर्तों के साथ दी जाती है जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है। जमानत की अवधि समाप्त होते ही आरोपी को बिना वारंट का गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसमें अक्सर जो है सो आरोपी खुद ब खुद सरेंडर कर देते हैं। अगला है अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। अगर कोई व्यक्ति जो है सो गिरफ्तार होने से बचना चाहता है तो वो अग्रिम जमानत दे सकता है। भारत में अग्रिम जमानत का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में किया गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद एक और है नियमित जमानत। उसके बाद जो है नियमित जमानत, इसमें क्या होता है, यह न्यायालय देश के भीतर किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में रखे गए व्यक्ति को रिहा करने हेतु किया जाता है। ऐसी जमानत के लिए व्यक्ति को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर सीआरपीसी के तहत धारा 437 और 439 के तहत आवेदन देने होते हैं। अगर हम देखें उच्च न्यायालय, चूँकि यहाँ पर ये न्यायालय के बारे में बात हुई तो हम उच्च न्यायालय को थोड़ा देख लेते हैं। तो उच्च न्यायालय, इसका गठन जो है अनुच्छेद 214 के तहत होता है। संविधान के प्रावधान में भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक दिया गया। वर्तमान में अगर देखें कुल उच्च न्यायालय तो 25 है और 25वां जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती में स्थापित किया है। उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा टॉपिक राज्य व्यवस्था से ही है, पॉलिटी से ही है। तो यहाँ देखते हैं केरल कन्वेंशन सेंटर का आरोपी हिरासत में। केरल कन्वेंशन सेंटर का आरोपी हिरासत में एसआईटी। तो हाल ही में केरल के कलमासेरी में यहोवा के साक्षियों की धार्मिक सभा में हुए विस्फोटों की जांच कर रहे एक विशेष जांच टीम एसआईटी ने मुख्य आरोपी मार्टिन वीडी को हिरासत में लिया है। तो किसको हिरासत में लिया? मार्टिन वीडी को। केरल में एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में भीषण धमाके हुए थे जिसमें 3 की मौत और कई घायल हुए थे। अब एसआईटी क्या है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में विशेष जांच दल एसआईटी गंभीर अपराधों की जांच के लिए नियुक्त एक टीम है। जब मौजूदा बल जांच के लिए अपर्याप्त होते तब उनका गठन किया जाता है या फिर उनको भा दी जाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय भारत के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास किसी भी मामले में शामिल अधिकारियों को निर्देश देने की शक्ति है। अब यहाँ पर हम थोड़ा केरल को भी देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जनसंख्या है 34.63 मिलियन 2008 के अनुमान के अनुसार। क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। अगर गवर्नर राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है और इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956। तो इसका जो है सो राज्य दिवस जो है 1 नवंबर है। अगला टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था। तो पश्चिम बंगाल में मनरेगा श्रमिकों के लिए खेला होबे योजना के तहत रोजगार की मांग किया गया। खेला होबे वहाँ एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर पश्चिम बंगाल के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए खेला होबे योजना को कार्यान्वित करने का कोई संकेत नहीं होने के कारण कृषि श्रमिकों के एक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो वहाँ पर कृषि श्रमिकों के संघ ने आंदोलन शुरू किया। राज्य में मनरेगा योजना बंद होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई 2023 को वार्षिक शहीद दिवस रैली के दौरान मनरेगा में रोजगार प्राप्त करने के लिए खेला होबे नामक एक योजना की घोषणा की। तो अब वहाँ पर 21 जुलाई 2023 से एक नई योजना चल रही है, खेला होबे। अब मनरेगा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा हम लोग उसको देख लेते हैं। मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। ये अधिनियमित किया गया 2005 ईस्वी में। योजना लागू हुई 2 फरवरी 2006
200 जिले में। उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना। लगभग इसमें देखें श्रमिकों की संख्या जो सक्रिय हैं तो वो लगभग 14 करोड़ है। टॉपिक चौथा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। तो सभी जिले में गोल्ड हॉल मार्किंग केंद्र रखने वाला पहला राज्य केरल बनेगा। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र हैं। हॉल मार्किंग मतलब गोल्ड रखने के लिए। यह उपलब्धि केरल के इडुक्की जिले की आदिमाली में एक हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के बाद हासिल हुई। मतलब बाकी वही जिला था, बाकी जिलों में थी। इससे केरल सोने के कारोबार का केंद्र बन गया और भारत में सबसे विश्वसनीय बाजार होने का दावा मजबूत हो जाएगा। अब इससे संबंधित बिंदु क्या क्या आते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य केरल को सोने के कारोबार का केंद्र बनाना और सोने के आभूषण खरीदने के लिए देश में सबसे विश्वसनीय बाजार होने का दावे को मजबूत करना है। सबसे पहला चीज़ क्या होगा, केरल अब सोने की खरीद बिक्री के लिए एक विश्वसनीय बाजार हो जाएगी। राज्य में लगभग 12,000 सोने के व्यापारी हैं जिसके पास अधिकांशतः BIS पंजीकरण नंबर है। सोने के व्यापारियों ने 2 ग्राम से कम वजन वाले टुकड़ों के लिए भी हॉल मार्किंग और हॉल मार्किंग विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है। कला और संस्कृति से अगला टॉपिक है जिसमें सरस आजीविका मेला के बारे में पहले जानेंगे। तो हाल ही में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन, नाम याद रखना है, साध्वी निरंजन ने गुरुग्राम में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सर्वोत्तम शिल्प के प्रदर्शन करने वाले सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया। ये हाल ही में हुआ है। यह सरस आजीविका मेला का दूसरा संस्करण है। अब इससे और भी क्या क्या बिंदु हैं महत्वपूर्ण उसको देखते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित सरस मेला आजीविका वृद्धि सहायता योजनाओं का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। गुरुग्राम में आयोजित सरस आजीविका मेले का यह दूसरा संस्करण है जहां देश भर में 800 से अधिक SHG स्वयं सहायता समूह वाले महिलाएं क्षेत्रीय पकवानों के साथ अपने हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों का प्रदर्शन कर रही है। सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित 2 सप्ताह तक चलने वाला सांस्कृतिक उत्सव 11 नवंबर तक चलेगा। तो ये टोटल 11 नवंबर तक चलेगा। अगला जो टॉपिक है वो है पर्यावरण से। ये देखिए आपके CTET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण पर 5 राज्यों को नोटिस किया है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई की और कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों को वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लागू किए गए उपायों का विस्तृत विवरण देने को कहा। ये जो है सो सुनवाई हुई 31 अक्टूबर को। कब सुनवाई हुई? 31 अक्टूबर को। और कोर्ट ने क्या बोला कि आप जो है सो वायु प्रदूषण की समस्या से कैसे निपट रहे हैं उसका विस्तृत विवरण दिया जाए। और कौन कौन राज्यों को मांगा? तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। न्यायमूर्ति का नाम है AK कौल की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति PK मिश्रा की तीनों न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यों के हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया और मामले की सुनवाई 7 नवंबर की तय की गई है। तो इससे अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या बन जाते हैं। तो इसमें पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहला चीज़, दिल्ली की हवा आमतौर पर अक्टूबर नवंबर के माह में प्रदूषित हो जाता है और मार्च अप्रैल के माह में साफ हो जाती है। वर्तमान मौसम की स्थिति सदियों में विपरीत प्रतिकूल नहीं है। सर्दियों के दौरान ठंडा और अस्थिर मौसम विशेष रूप से इंडो गंगा के मैदानी भाग में जो है मैदान में स्थित उत्तर भारतीय शहरों में दैनिक प्रदूषण फैलता है। स्थानीय उत्सर्जन के अलावा हवा की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण उत्तर भारत की पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि को भी माना जाता है। अगर हम देखें दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण, तो पहला शहर का लैंडलॉक भौगोलिक स्थिति है। पहला, चूंकि आप जान रहे हैं दिल्ली जो है वो लैंडलॉक जो मतलब चारों तरफ से किसी न किसी एरिया से किसी न किसी राज्य से घिरा हुआ है। पड़ोसी राज्य अगर हम देखें तो इनका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, वहाँ पर खूब ज़्यादा पराली जलाई जाती है। तो यह भी एक वहाँ पर वायु प्रदूषण का कारण है। वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण और बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियाँ, ये सब कारण हैं दिल्ली में बहुत अधिक प्रदूषण होने का। दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार की कुछ पहल जो किया गया, पहला है ग्रीन वार रूम का गठन किया गया है। क्या है ग्रीन वार रूम का गठन? दूसरा है ग्रीन दिल्ली ऐप पहल। तीसरा है बायो डिस्पोजल पहल। चौथा है वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग। पांचवा है औद्योगिक प्रदूषण का निगरानी और छठा है PUC प्रमाण पत्र। सातवां है स्मोक टावर्स की स्थापना। ये सब उपाय किए गए हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रक्षा क्षेत्र, डिफेंस। तो भारतीय सेना ये ने भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। तो भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन कजाकिस्तान के ओटार में होने वाला है। कहाँ होने वाला? कजाकिस्तान के ओटार में। ये 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक चलने वाले हैं। और इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के 120 कर्मियों की टुकड़ी आज का मतलब जो है सो ये यहाँ पर आज का मतलब 2 नवंबर नहीं, 1 नवंबर को कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। इससे संबंधित बिंदु को अगर हम देखें तो पहला बिंदु है भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त अभ्यास में 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। दूसरे संस्करण के बाद अभ्यास को कंपनी स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड किया गया और इसका नाम बदलकर अभ्यास काजिंद कर दिया गया। पहले इसी का नाम था अभ्यास प्रबल दोस्ती, लेकिन इस बार इसका नाम है अभ्यास काजिंद। भारत और विश्व के देशों के साथ कुछ महत्वपूर्ण जो सैन्य अभ्यास हैं उसको हम देखते हैं। पहला है इसमें बंगो सागर जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है।
गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच, हैंड और हैंड भारत और चीन के बीच, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मैत्री भारत थाईलैंड, असलेनेक्स भारत श्रीलंका। और ये 8 नंबर में वज्र प्रहार होगा, वज्र यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया, वज्र प्रहार भारत और यूएसए, कॉप इंडिया भारत यूएसए, गरुड़ शक्ति ये जो है सो भारत और इंडोनेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास किया गया था। अगला टॉपिक अब देखते हैं। अगला टॉपिक खेल जगत से है। तो पहला फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाथ पीछे कर लिया। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया 2034, ये 31 अक्टूबर को उसने कहा फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने कि वह 2034 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए बोली नहीं लगाएगा, जिससे सऊदी अरब के लिए पुरुषों की मार्की टूर्नामेंट का मेजबानी का रास्ता साफ हो गया। इसमें यह बात हुई कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है सो इसमें भाग नहीं लेता है, मेजबानी नहीं करता है, तो यह मेजबानी के लिए जो है सो सऊदी अरब ने हाथ आगे किया और वहाँ अब टूर्नामेंट होने के लिए रास्ता साफ हो गया। तो 5 अक्टूबर को एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा सऊदी बोली का समर्थन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2034 के आयोजन की मेजबानी की संभावना कम दिखाई दे रही थी। फीफा ने इस महीने की शुरुआत में परिसंघ रोटेशन और विश्व कप के लिए सर्वोत्तम संभावित मेजबानी की स्थिति को हासिल करने के लिए एशिया और ओशिनिया क्षेत्रों से बोलियां आमंत्रित की है। अगर हम देखें फीफा 2034 के बारे में कुछ, तो 2034 फीफा विश्व कप का 25वां फीफा विश्व कप होगा, जो फीफा सदस्य संघों की पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेला जाने वाला एक चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट था। 2034 विश्व कप के लिए बोली प्रक्रिया 4 अक्टूबर 2023 को शुरू होगी। अभी 4 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई, जो कि 2030 विश्व कप के समान आवश्यकताओं का उपयोग करने के लिए तैयार है। फीफा परिसंघ रोटेशन नीति के कारण केवल एशियाई फुटबॉल परिसंघ और ओशिनियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्य संघ के मेजबानी के लिए पात्र हैं। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया का मुख्य कार्यकारी जो है वो जेम्स जॉनसन है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया का मुख्य कार्यकारी कौन है, तो जेम्स जॉनसन। तो जेम्स जॉनसन के तहत ही वहाँ पर मेजबानी से उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। अगला एक और टॉपिक देखते हैं, खेल जगत का ही है। तो दर्पण ईनानी सौंदर्या प्रधान अश्विन ने शतरंज में स्वर्ण पदक जीता। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हांगझोउ में आयोजित एशियाई पैरा खेलों की पुरुष शतरंज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर दर्पण ईनानी किसने किसने जीता, तो पहला दर्पण ईनानी, दूसरा सौंदर्य प्रधान और तीसरा अश्विन। इन सबको बधाई दी किसने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब एन विजेता अगर हम देखें तो इसमें से एन विजेता के रूप में पहला जो नाम है वो पुरुष शतरंज में B2 वर्ग की टीम में किशन गोगोली, आर्यन जोशी और सोमेंद्र ने कांस्य पदक जीता। महिला के B1 ग्रुप में हिमांशी राठी, संकृति मौर्य और वृति जैन ने कांस्य पदक जीता। इसी में और अगर बात करें आगे, तो अनीता और नारायण कोंगनापले ने हांगजो एशियाई पैरा खेलों में रोइंग में रजत पदक जीता। एशियन पैरा गेम्स 2023 को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदकों के साथ 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक के साथ समाप्त किया। यह महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत की अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका थी, जिसने 2018 के एशियाई पैरा खेलों को, जिसमें 15 स्वर्ण सहित 72 पदक जीते थे, उसको भी पीछे छोड़ दिया। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण दिवस। तो आप सब जान रहे हैं हाल फिलहाल में हम लोग 31 तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के लिए चिन्हित किया गया है और उन्हीं के जयंती अवसर पर हम लोग मनाते हैं, जिनकी भारत की राजनीति एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। और इसकी जो शुरुआत किया गया वो 2014 ईस्वी से की गई। राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं, क्योंकि यह इंदिरा गांधी की हत्या का भी दिन है। कई विद्यालय और कॉलेज में विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा संचालित राज्यों में इंदिरा गांधी की स्मृति में समागमन और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कुछ और टॉपिक को देख लेते हैं, प्रमुख नियुक्तियां। तो क्रिकेट आइकन जो MS धोनी है, उनको SBI का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हम थोड़ा सा SBI को भी देख लेते हैं। तो SBI भारतीय स्टेट बैंक के विशेष रूप से युवा आबादी के साथ अपने संबंध और मजबूत को सुधारने के लिए क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को बैंक का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। धोनी SBI के विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें। ये भारत की सबसे बड़ी और पुरानी बैंक है। 14 सितंबर 2022 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता और 7वीं भारतीय कंपनी बन गया। भारतीय स्टेट बैंक प्रॉपर्टी डिपॉजिट ब्रांचेज कस्टमर्स और कर्मचारियों के मामले में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। यह देश का सबसे बड़ा कर्जदाता भी है, जिसने अभी तक 30 लाख से ज़्यादा भारतीय परिवारों को घर खरीदने के सपनों को साकार किया है। बैंक का होम लोन का पोर्टफोलियो अगर देखें तो 6.53 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुका है। SBI के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी अगर हम देखें तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। उद्योग इसका जो है बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार संबंध उद्योग है और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई। विविध अब देख लेते हैं और भी कुछ टॉपिक। तो सड़क दुर्घटना में लगभग 1.68 लाख लोगों की मौत। ये सड़क मंत्रालय का रिपोर्ट है। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 के शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि साल दर साल दुर्घटनाओं में 11.9% लगभग 12% का वृद्धि हो रही है, जिसमें से 9.4% का वृद्धि मृत्यु दर में भी हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल 4,61,312
सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,68,491 लोगों की जान गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित पहल। पहला, ब्रासिलिया घोषणा 2015 में ब्राजील में आयोजित दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में सड़क सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करता है। तो उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है सतत विकास लक्ष्य 3.6। देश की सतत विकास लक्ष्य 3.6 हासिल करने की योजना है, यानी 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटना से होने वाली वैश्विक मौतों की क्षति की संख्या का आधा करना। अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम या IRAP, यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से लोगों को जान बचाने के लिए समर्पित है। इसी में हम लोग आगे जानेंगे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। तो यह अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने आदि के लिए दंड की मात्रा में वृद्धि करता है। यह अधिनियम मोटर वाहन दुर्घटना हेतु निधि प्रदान करता है, जो भारत के कुछ विशेष प्रकार के दुर्घटनाओं पर सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। और इसमें से अगर हम आगे देखें तो ये रहा आज का प्रमुख टॉपिक। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रामा क्लासेस के द्वारा जो भी कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी होते हैं, तो आप प्लीज़ इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल रामा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी प्रकार का आपको सुझाव देना हो, शिकायत करनी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9031012567 पर भेज सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ आप सबों का पुनः धन्यवाद।